हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचसीएस 2024 के एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सारी की सारी एग्जाम स्ट्रेटेजी, क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे एग्जाम होता है, फॉर्म फिलिंग कब है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारा का सारा हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक साथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। जो आपका प्री का एग्जामिनेशन है वो कब होगा, मेंस एग्जामिनेशन कब होगा, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है अभी आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1 दिसंबर से आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो पहले तो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। आपको मतलब ये आपको ऐसे खौफ नहीं रखना है कि एचसीएस का एग्जाम है तो हम इसके लायक नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप जरूर इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, जरूर इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे तो आप ग्रुप डी का एग्जाम भी देते हैं, सीईटी का एग्जाम भी देते हैं, तो एक बार अपना एचसीएस का भी एग्जाम देकर देखिए, क्योंकि अभी हरियाणा में और कोई एग्जाम नहीं है तो आपके पास ये चांस है। ठीक है, मान लो अगर आप पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं तो अगर मान लो आपका बेस अच्छा है, आपने पहले तैयारी की हुई है और आप एग्जाम देते हैं, रिवाइज करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पास भी कर सकते हैं। तो पहले ये नहीं सोचना है कि ये एचसीएस का एग्जाम है तो ये हमारे लिए नहीं है। आपको एग्जाम देकर जरूर देखना चाहिए और उसके लिए आपको तैयारी भी करनी चाहिए। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें टोटल पोस्ट कितनी है और इसके साथ साथ इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो अब की बार आपके 121 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जो कि पिछली बार से ज्यादा है। तो 121 पोस्ट है अब की बार आपकी, अच्छी खासी पोस्ट है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी इसको फिल करते हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर मान लो आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपको 1000 फीस पे करनी पड़ेगी। 1000 रुपए आपकी इसमें फीस लगने वाली है। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी टाइप के कैंडिडेट हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 250 रुपए रहने वाली है। तो आपको 250 रुपीज इसमें पे करने पड़ेंगे अगर आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। एचसीएस का जो प्री का एग्जामिनेशन है, इन्होंने अब की बार एग्जाम डेट भी बहुत जल्दी दे दी है। तो एग्जामिनेशन जो है वो 11 फरवरी को होगा। आपका एग्जाम जो है वो 11 फरवरी को कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। 30 से 31 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को आपका मेंस का एग्जामिनेशन। मार्किंग की बात कर लेते हैं तो जैसे आपके यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे ही आपके एचसीएस में भी नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसके यहाँ पर पेपर की बात करें, अब किसका पेपर कैसे आता है, तो इसमें आपके 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका जो जनरल स्टडीज है उसका एग्जाम होता है, इसके साथ साथ आपका एक सी सेट का एग्जाम होता है। अब मान लो जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है तो उसको इनके बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन अगर मान लो कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है, हरियाणा के बहुत सारे कैंडिडेट है जो पहली बार एग्जाम देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, तो बेस्ट वे है आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, तैयारी करेंगे तो आपका जरूर पास होगा। तो इसमें अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है। जैसे ये पेपर जो होता है एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको जनरल स्टडीज का पेपर देखने को मिलता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और उन 100 क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके, जैसे हिस्ट्री होती है उसमें पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर नहीं, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइंस देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो उसमें से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको वो तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप उसमें कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारे प्री जो जनरल स्टडीज का एग्जाम है उसके बारे में। अब मैं बात कर लेती हूँ पेपर 2 की, जो आपका सी सेट का एग्जाम होता है। सी सेट जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, मैथ्स रीजनिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो उसमें इंग्लिश भी आई हुई थी, बट उसके बाद इन्होंने इंग्लिश को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया है। तो पिछले 2 साल में मुझे इंग्लिश का ज्यादा जो है वो नहीं देखने को मिला। जो एग्जाम बेस था वो रहा था मैथ्स पर और रीजनिंग पर। और मैं आपको बता देती हूँ, रीजनिंग जो आप करेंगे ना, जैसे बैंकिंग लेवल में जो रीजनिंग आती है
वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका लेवल जो रीजनिंग का लेवल है वो एसएससी वाला नहीं रहता है, वो थोड़ा सा हाई लेवल रहता है। मैथ्स के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे रहते हैं, वो डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको उसी लेवल का अपना सी सेट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये अभी बात हुई आपके एग्जाम की कि किस तरीके का पैटर्न रहता है। ठीक है, अगर मान लो आप अभी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, अब इसके क्वालिफाइंग की बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग तो नहीं होता, कट ऑफ जाती है इसमें। तो इसमें प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर पास होते हैं तभी आप मेंस का एग्जाम दे पाते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो आपके जनरल स्टडीज के पेपर में से जाती है। सी सेट में आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर कर लेते हैं या यूपी पीसीएस के एग्जाम सोल्व कर लेते हैं सी सेट वाले, तो भी आपका वहां से कवर हो जाता है। अगर आप इसको 15 to 20 डेज भी पढ़ लेंगे ना, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो भी आप इसमें 33 मार्क्स ला सकते हैं। आपको ओनली इसमें 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं सी सेट में, और बहुत इजीली आ जाएंगे अगर आपने इसको किया है। तो नहीं किया है, ऐसे ही चले गए हैं, तो आपके इसमें मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, पढ़कर जाना है। तो पेपर 2 जो होता है सी सेट का, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें आपको 33 मार्क्स लेने होते हैं, बट एक कंडीशन ये है कि मान लो अगर आपके जनरल स्टडीज में ज्यादा मार्क्स हैं और सी सेट में आप पास नहीं हुए हैं, तो आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। आपका जो एग्जाम है वो, चाहे आप जनरल स्टडीज में कितने भी नंबर ले रहे हैं, पर अगर सी सेट में आपने 33 नंबर भी नहीं लिए हैं तो आपके एग्जाम को साइड में रख दिया जाएगा, यानी कि आप उस लाइन से बाहर हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। सी सेट को भी हल्के में नहीं लेना है। सी सेट बहुत सारे लोगों को फेल करा देता है, तो सी सेट का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ पेपर 1 जो है वो कट ऑफ का रहता है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, उसमें से कट ऑफ जाती है हर साल। तो आपको इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि आपके 80+ मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट होने चाहिए, और वो मोस्ट ऑफ करेक्ट होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके उसमें से क्वेश्चन जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी कट होंगे। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 की बात हो गई, कट ऑफ की बात हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने कट ऑफ को पार कर दिया, आप सी सेट में भी 33 मार्क्स ले आए, और इसके बाद आप जो जनरल स्टडीज का एग्जाम है उसकी कट ऑफ को भी आपने पार कर लिया है। तो इसमें आपकी जितनी पोस्ट है, जैसे अब की बार 121 पोस्ट है, तो इसमें टोटल कैंडिडेट जो है वो 12 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 12 गुना जो बच्चे हैं वो आगे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं, अभी मैं आपको मेंस के बारे में भी बता देती हूँ। मेंस में कौन से एग्जाम पेपर रहते हैं। तो मेंस में आपके 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें इसके डबल पेपर होते हैं, बट यहाँ पर आपको 4 पेपर देखने को मिलने वाले हैं। वहां एक्स्ट्रा होते हैं या कम होते हैं। यहाँ पर आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इस तरीके से पेपर होगा। आपको 2 डेज होगा, 30 को और 31 मार्च को। ठीक है, तो पेपर 1 की बात करते हैं तो ये इंग्लिश का पेपर आता है। इसी में आपको एस्से वगैरह ये सब लिखना होता है, इंक्लूडिंग एस्से। तो ये पेपर 1 होगा और ये टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद पेपर 2 होता है जो आपका हिंदी का होता है। इसमें भी हिंदी का एस्से इंक्लूड होता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहता है। इसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें पेपर 3 की और पेपर 4 की, पेपर 3 जो है वो आपका जनरल स्टडीज का होगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट एंड साइंस है, साइंस टेक्नो है। ठीक है, ये सारा रहता है, ये रहेगा पेपर 3 में जनरल स्टडीज में। पेपर 4 की बात करेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं ऑप्शनल की वजह से सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो उनका अच्छा होता है। तो ऑप्शनल को आपको बहुत अच्छे से करना है। और मान लो अगर आप प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं तो आपके ये सारे जैसे ऑप्शनल का टॉपिक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, पेपर 3 जीएस का होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस होता है टोटली। तो 200 का होगा। इसके बाद ऑप्शनल भी आपका 200 का होगा। टोटल मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर 600। ठीक है, तो ये टोटल 600 मार्क्स का हो जाता है। इसमें से आपके मेंस के एग्जामिनेशन में से कट ऑफ जाती है। इसके साथ साथ यही मार्क्स आपके जुड़ते हैं और आगे फिर आपका इंटरव्यू होता है 75 मार्क्स का। तो टोटल ऑल ओवर मिलाकर ही आपका सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होते हैं।
यहां तक का समझ में आ गया जो मैं समझा रही हूं आपको। इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट को एज को लेकर बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो इसमें एज लिमिट आपकी 42 ईयर्स है। 42 ईयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आपने कितने भी अटेम्प्ट दिए हैं। जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट होते हैं, यहाँ अटेम्प्ट नहीं है। आपकी 42 तक कितने भी 42 एज तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितने भी एग्जाम दे सकते हैं। ओनली यहाँ पर जो डीएसपी की पोस्ट होती है उसमें एक्सेप्शन माना गया है, वहां पर एज जो है वो 27-28 होती है, 18 से लेकर 27-28 होगी। अदरवाइज आपकी जो एज है बाकी सभी पोस्ट के लिए 42 रहती है। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो फील करना है। जैसे यार पॉलिटिकल होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, किसी के पास हिंदी लिटरेचर है, किसी के पास बोटेनी है, तो ये सारे के सारे जो भी। तो अब हम बात कर लेते हैं HCS 2024 की बुक्स क्या रहने वाली है, कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज स्टार्ट कर देती हूँ जिसमें कंप्लीट पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये तीनों को लेकर चलूंगी और तीनों को आपके एग्जाम तक सारी एनसीईआरटी जो है वो आपको कवर करा दूंगी। बट बाद में मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट अगर ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो ही मैं इसको कराऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कराने वाली हूँ। बस आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, देन मैं करा सकती हूँ। ठीक है ना। तो हम टारगेट लेकर चलेंगे और उस टारगेट को पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं, और आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। बट ये होगा तभी जब ज्यादा कैंडिडेट इसके लिए एग्री करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि बुक लिस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो बिना बुक के आपको यही नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, देन आप कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो यहाँ पर एनसीईआरटीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके साथ साथ ल्यूसेंट की बुक, आपको ल्यूसेंट भी जरूर पढ़नी है क्योंकि ये यूपीएससी जैसा पेपर नहीं है, इसका पैटर्न अलग आता है, उसके आधार पर आप इसकी तैयारी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लो आपका बेस क्लियर नहीं है, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, तो आप यहाँ पर 8th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी पढ़ी है वैसे, बट यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको 8th, 10th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं और इसके साथ स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। ठीक है, यहां से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट की और साथ साथ आर्ट एंड कल्चर की, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए बता देती हूँ मैं, 11th क्लास में एक पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 बुक पार्ट 1 है वो पढ़ सकते हैं, और 12th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए पार्ट 2 वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये यूजफुल रहेंगी आपके लिए। इसके साथ साथ जैसे नितिन सिंघानिया की बुक आती है वो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ डांस फॉर्म्स हो गई, जैसे कुछ मूर्ति कला की फॉर्म्स हो गई, तो कुछ टॉपिक्स जो उनकी थीम्स होती है उनको पढ़ सकते हैं। वो उन बुक को सारा का सारा पढ़ने की नीड नहीं है। एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और उसको जो आपकी नितिन सिंघानिया की बुक है उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो वहां से आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एंशिएंट की, तो एंशिएंट के लिए भी आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं और ल्यूसेंट जरूर पढ़ लेना, ल्यूसेंट भी इंपॉर्टेंट रहती है। या फिर जैसे तमिलनाडु की बुक आती है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक होती है, वहां से एंशिएंट, उनमें एंशिएंट जो हिस्ट्री है बहुत अच्छे से दी गई होती है, तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बट वो यहाँ इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है 11th क्लास की बुक और 12th क्लास की बुक। 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ेंगे तो वहां से आपकी ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी पिछले साल ही पैटर्न में बदलाव हुआ था, वहां पर थोड़ी हाई लेवल की ज्योग्राफी पूछी गई थी, बट उससे पहले के अगर आप एग्जाम देखेंगे वहां पर बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बिल्कुल आपके बेसिक होते हैं, जैसे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वैसे पूछे गए हैं। जैसे गर्त क्या होती है तो उसके 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, खाड़ी क्या होती है, इस तरीके से मतलब आपको उलझा कर क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th क्लास को प्रेफर करेंगे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। इसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ लेनी है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल का सोर्स ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं आप। मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, जैसे अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत इजीली समझ में नहीं आता है, हमें हर किसी की इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई समझ में नहीं आती, तो आप देखना बेस्ट टीचर देखना इकोनॉमिक्स के
ये नहीं है कि ऐसे ही किसी से भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से टीचर मिल जाते हैं यूट्यूब पर, तो आप उनको देखिएगा। इसके साथ साथ आप 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक्स के लिए। ये सिर्फ एचसीएस के लिए बता रही हूँ, यूपीएससी के लिए नहीं है। तो यहाँ से आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर लेंगे और अपने खुद के नोट्स बना लेना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहती है। प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रही हूँ, उसमें एक बार साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अब साइंस एनसीईआरटी कर लेंगे 10 तक की, तो सफिशियंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से साइंस आपकी कवर हो जाएगी। अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर मेजर रोल प्ले करता है। हर बार करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कई बार करंट अफेयर बेस्ड पेपर भी हो जाता है, 18 to 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, कई बार 10 to 12 क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो करंट अफेयर पर फोकस रहना, इसमें करंट अफेयर में से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट वे होगा, कोई भी मैगजीन फॉलो करें, किसी भी पब्लिकेशंस की फॉलो कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने जिससे भी डिस्कस किया उन्होंने विजन के बारे में बोला और साथ साथ दृष्टि के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर मान लो आपको किसी और की लैंग्वेज समझ में आती है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट हरियाणा जीके करा रखी है, ठीक है। कंप्लीट मैराथन है मेरे चैनल पर, सभी डिस्ट्रिक्ट की मैराथन करा रखे हैं, इसके साथ साथ सभी टॉपिक्स करा रखे हैं। हरियाणा की हिस्ट्री की मैराथन है, हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स की मैराथन है, इसके साथ साथ हरियाणा ज्योग्राफी की मैराथन है, हरियाणा आर्ट एंड कल्चर की मैराथन है। तो सारा का सारा सिलेबस जो है वो हरियाणा जीके का मेरे चैनल पर है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, तो जरूर आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर की बात करते हैं तो एक या दो क्वेश्चन ही हरियाणा करंट अफेयर का देखने को मिलता है। मुझे पता है बहुत सारा करंट अफेयर रट कर जाएंगे हरियाणा का, और एग्जाम में अब पिछले एग्जाम उठाकर देख लेना, हरियाणा जीके के क्वेश्चंस ज्यादा है बजाय कि हरियाणा करंट के। तो एक दो क्वेश्चंस तो आप लगाकर चल सकते हैं, बट हरियाणा जीके ज्यादा पूछी जाएगी। तो हम हरियाणा करंट अफेयर भी करेंगे और हरियाणा जीके तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है ही है। तो किसी का मन करे ना हरियाणा जीके पढ़ने का तो पढ़ लेना उन क्लासेस को, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो आपको हरियाणा जीके के लिए बुक सजेस्ट करते हैं। बट मान लो आप दूसरी स्टेट से हैं, या फिर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर मान लो आपने हरियाणा जीके एक बार भी नहीं पढ़ी है, आपको क्या पता उस बुक में कैसे मिस्टेक्स हैं, आपने कभी एनालाइज किया कि बुक्स में कितनी सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो मान लो अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है, दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उन मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करेंगे। मान लो वो पतली सी बुक आपने ले ली, उसमें कितनी मिस्टेक्स होती हैं, कहां पर कितनी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो मान लो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर आप उसको गलत आंसर करेक्ट करके आएंगे। तो यहाँ पर मैंने जितना भी करा रखा है सारा एनालाइज करके पढ़ाया हुआ है और सारा मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो जिसका मन करे ना उन क्लासेस को देखने का, अगर वो उतना भी देख लेता है तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना, आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, अब इसके बाद ये सारा सिलेबस मैंने आपके साथ डिफाइन कर दिया है, ठीक है। सी सेट का भी हो गया और सारा जीएस का भी हो गया। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी अब हमें क्या करना है। मान लो ये सारा हमने कवर कर दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज। टेस्ट जितना हो सके उतने टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू करें, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको जितना हो सके करें। जैसे यूपीपीएससी के क्वेश्चंस पेपर हैं वहां उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एचसीएस के तो सॉल्व करने ही करने हैं, बट इसको आप एनालाइज मत लगाइएगा। एचसीएस के एग्जाम को आप ये मत लगाइएगा कि पिछली बार ऐसा पेपर था तो अब की बार भी ऐसा ही आएगा, पिछली बार इतने क्वेश्चन थे तो अब की बार भी ऐसे ही आएंगे। ऐसा एचसीएस में नहीं होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मान लो कई बार आपका एग्जाम जो होता है वो करंट अफेयर बेस हो जाता है, करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है साइंस के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब पिछली बार देखा होगा आपने, पिछली बार ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अभी जो एचसीएस हुआ था ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कितने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये और पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, पॉलिटी के हर बार होते हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी होते हैं। बट ये दोनों लेवल जो है वो कितना ज्यादा इंक्रीज किया गया था, वो मेंस के टाइप का लेवल था, ठीक है ना। और इस बार तभी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम भी रही थी। तो आपको थोड़ा मतलब एक तरीके से ऐसे प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी आ जाए हम उसको कवर कर देंगे, हम उसे कर लेंगे। ये एनालाइज नहीं करना है कि पिछली बार इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी इतने आएंगे। तो इसको अपना जो आधार है वो नहीं बनाना है। सभी जितने भी सब्जेक्ट है ना सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इनमें से कुछ भी आ जाए हम सारा का सारा कर देंगे। तो ऐसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ये मत
सोचना कि एनसीईआरटी में से नहीं आएगा, हम तो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी और इसके साथ साथ ल्यूसेंट, इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनको अगर बस ओवरव्यू भी ले लेते हैं तो भी इतना सफिशियंट रहता है एचसीएस में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है बुक, एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ दे। मान लो अगर आप कोई भी सोर्स ले रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, मान लो स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस कितनी सारी बुक्स इकट्ठी मत करना, एक बुक लेना, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना, उसी को बार बार पढ़ना, वही आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है एचसीएस 2024 के एग्जाम की। आप अपना एक टारगेट सेट करेंगे और उसे यहाँ पर जैसे पीछे लगा सकते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां लगा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइम में मेरा इतना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। मान लो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी ली है, तो उसको क्या करेंगे आप, बहुत पतली सी एनसीईआरटी होती है वो, ठीक है, बट उसमें बहुत डीपली बातें लिखी होती है, उसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस एनसीईआरटी को 2 दिन में कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, महाभारत नहीं होती है। जिसने पहले पढ़ी है उसकी तो टाइप ऑफ रिवीजन हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ी है उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है अगर वो पहली बार पढ़ रहा है तो। बट एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके साथ साथ ल्यूसेंट जरूर पढ़ लेनी है, ल्यूसेंट को नहीं भूलना है, ल्यूसेंट और एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक जो भी रहती है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। ये सारी आपकी प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी है वो रहेगी। मैंने मेंस की स्ट्रेटेजी यहाँ शेयर नहीं की, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी शेयर की है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हम पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी जो है इस तरीके से पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग जो आपकी समझ है उसको विकसित करके पढ़ लेना, तो वो मेंस में भी काम आती है। मान लो जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो जैसे वहां पर एक ऊपर ही लिखा होता है व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो तिथियां हैं वो क्यों जरूरी हैं। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है वो अपने आप से पूछिए, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो मेंस की भी हो जाएगी और साथ साथ प्री की तो हो ही रही है। उसके साथ साथ जैसे आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो इसीलिए की जाती है ताकि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हमारे वहां से सॉल्व हो जाए। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हमारे जो कंसेप्ट है, जो हमारी समझ है वो वहां से विकसित हो। तो दोनों तीनों ही जो बुक्स है ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, चाहे फिर वो स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे फिर वो आपकी कोई भी मतलब एनसीईआरटी बुक हो, चाहे वो आपकी ल्यूसेंट की बुक हो। इसके साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो ये 4-5 काम अगर आप कर लेते हैं तो आप अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करनी थी तो मैंने कर दी है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए यूजफुल रही होगी। और जिसने भी फॉर्म नहीं फिल किया है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, आपके पास कम ही टाइम है फॉर्म फिलिंग का, देख लेना। लास्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, मैंने नहीं देखी थी, तो 20 के आसपास आप देख लेना एक बार। ठीक है, बट फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप अपना फॉर्म जितना जल्दी हो भर दीजिएगा, बाद में साइड भी बिजी हो जाती है। तो आप जल्द मतलब अपना ऑप्शनल जो है ना उसको वाइजली चूज करना कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना है। दूसरों को देखकर अपना ऑप्शनल मत सिलेक्ट करना। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। तो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें। इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर और भी अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। थैंक यू।